नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। आज वर्ल्ड मिल्क डे है, विश्व दुग्ध दिवस। और ऐसे में एक खास चर्चा तो बनती है कि जो हमारे दूधिया किसान हैं, जो पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उनके लिए वो सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या कुछ हो ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। सरकार भी समय समय पर कहती है कि खाली खेती से कुछ नहीं होगा, आपको तमाम जो पूरी कॉन्सन्ट्रेशन है वो तमाम जगहों में करना पड़ेगा। खाली खेती नहीं, मगर पशुपालन, आपने मछली पालन, मक्खी पालन, तमाम तरह के पालन करने के साथ साथ आप अपनी खेती करें तो आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आइए समझते हैं। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं आर एस सोढ़ी साहब, जो कि एमडी हैं अमूल के, और हमारे साथ हैं टी नंद कुमार जी, फॉर्मर चेयरमैन एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सोढ़ी साहब, आपसे पूछूंगी कि आज विश्व दुग्ध दिवस है। कोरोना के समय हमने देखा, जब पहली वेव थी तो जो छोटे छोटे दूधिया किसान हैं, खासतौर से फोकस हिंद किसान का छोटे किसानों पर है, वो किस तरह से चुनौतियां झेल रहे हैं। पहले वेव में कितनी ही डेयरीज बंद हो गई, कितने ही जो पशुपालक थे, कितने ही जो किसान हैं छोटे छोटे, उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा क्योंकि लोगों को पता नहीं था इसको कैसे हैंडल करें। लोगों ने दूध वाले को भी मना कर दिया कि आप हमारे घर में दूध ना दें। अब धीरे धीरे उससे उबर कर अब दूसरी वेव में किस तरह की स्थिति है, आप कैसे देख रहे हैं? अमूल का किस तरह का कंट्रीब्यूशन है, उस पर थोड़ा रोशनी डालें। अनिका जी धन्यवाद। देखिए, भारत में जो पशुपालन है वो तो छोटे किसानों के ही हाथ में है, अनलाइक जो बाकी डेयरी डेवलप्ड कंट्रीज है। इस वक्त तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ पशुपालक परिवार है भारत में जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, और टोटल हमारा डेयरी उद्योग विश्व में सबसे बड़ा है, तकरीबन तकरीबन 8 लाख करोड़ का। और ये जो कृषि की जीडीपी में तकरीबन देखो अभी 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जी तो अभी जो आपने कोरोना में बोला, बात आपने बिल्कुल सही की कि जब कोरोना आया तो एकदम जो छोटे व्यापारी, छोटे दूध वाले, छोटे डेयरी एकदम बंद हो गई, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया था। चाय की दुकानें बंद, होटल रेस्टोरेंट बंद, लोगों को फिजिकली मूवमेंट नहीं कर सकते। हाँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक अमूल और दूसरे कोऑपरेटिव जो बड़े थे, स्टेट कोऑपरेटिव, उनको एकदम सरकार के परमिशन मिल गई, हमने ट्रकों पे लिख के लगा दिया। तो हमारा पूरा सप्लाई चेन राइट फ्रॉम किसानों से कस्टमर तक, पूरी सप्लाई चेन बंद नहीं रही एक भी दिन। जी और अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका का साधन है। जी और उससे कारण क्या हुआ कि जो छोटे लोगों ने दूध लेना बंद कर दिया, दूध वालों ने लेना बंद कर दिया, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में स्पेशली कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, उनके पास तकरीबन 16 से 17% दूध ज्यादा आना शुरू हो गया ओवरनाइट। हमारे पास 40-45 लाख लीटर दूध आना ज्यादा शुरू हो गया, स्पेशली आउटसाइड गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, क्योंकि वहां छोटे छोटे व्यापारियों ने दूध लेना बंद कर दिया। और धीरे धीरे वो फिर जैसे ही नॉर्मल हुआ तो सब नॉर्मल हो गया। और सेकंड कोविड में लॉकडाउन हुआ, पर लेट मी टेल यू, इतना इम्पैक्ट छोटे व्यापारी पे नहीं आया, छोटे दूध वाले पे। हाँ, जो होटल रेस्टोरेंट बंद हुए, शादी ब्याह बंद हुए, चाय वाले बंद हुए, जी तो वो जो दूध लेते थे वो एक्स्ट्रा हुआ, वो भी फिर के पास आया। पर मैं कह सकता हूं कि कोविड में अगर एक सेक्टर था जो पूरा बिना रोक टोक के चलता रहा, बिना अपनी सप्लाई चेन को डिस्ट्रिक्ट, वो था भारत का दूध का पूरा सप्लाई चेन। जी बहुत बढ़िया। पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है पीछे से। नंद कुमार जी, आपके पास आना चाहूँगी। ये आप हमेशा कहते हैं कि हमारा देश जो है दूध के उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन अगर हम पर एनिमल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो कम है। और उससे ही जुड़ता है ये सवाल आजीविका का, किसानों की। तो आप हमेशा बोलते हैं कि वैल्यू टर्म्स में बात ना की जाए, बात की जाए कि किसानों की आमदनी कितनी हो रही है, उनके हाथ में पैसा कितना आ रहा है।
उस फ्रंट पर अगर मैं पूछूं कि इस वक्त जब कोरोना की वेव है, छोटे छोटे किसान जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं एक उदाहरण दूं उत्तराखंड का, मैं इस वक्त उत्तराखंड में बैठी हूं, जो हमारे ही घर में जो हेल्प हैं, जो काम करते हैं, उनका ये कहना होता है कि दीदी बड़ा मुश्किल है अपनी गाय, अपने पशुधन को संभालना, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जब बारिशें शुरू हुई थी तो जंगल एकदम रूखा सूखा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ये लोग चढ़ते हैं उसका फॉडर इकट्ठा करने के लिए। अमूमन हर जगह ये दिक्कत है। जो छोटे किसान हैं उनके लिए अपने पशु को पालना, इन तमाम इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आजीविका के साधन खत्म हैं, बंद है, काम ठप है। ऐसे में ये बताएं कि नीति वो क्या हो, क्योंकि सरकार की जब हम पॉलिसीज देखते हैं तो तमाम तरह का विजन है डेयरी किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं गैप क्यों है? ये विजन, ये पॉलिसी इन छोटे किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? वो आपका प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक दो सेंटेंस में सोडी जी ने जो कहा उसके साथ जोड़ना चाहूंगा जी। एक तो ये है कि परचेसिंग पावर कम हो गई, तो उसके चलते जैसे उन्होंने कहा कि दुकानें बंद हो गई, चाय की दुकानें बंद हो गई, तो डिमांड कम हो गई। और जो गरीब लोग हैं जो एक पैकेट दूध रोज लेते थे, आजकल मुझे जरूर पता है कि अब 2 दिन में एक पैकेट लेने लगा है। तो एक तो जो रूरल डिमांड का जो कंप्रेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के चलते या जो भी वजह से है, वो भी एक परेशानी की इश्यू बन गई है दूध की सेक्टर में। दूसरी, जहां कोऑपरेटिव स्ट्रांग नहीं है, अब सोडी जी गुजरात के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन यूपी में मैं समझता हूं कि वहां डिस्ट्रेस इससे भी ज्यादा होगा जी। तो ये एक कोविड स्पेशल इश्यू है। एक्चुअली फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी यही सिचुएशन है, वो एक्चुअली दूध से भी खराब है। फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले उससे भी खराब स्थिति से गुजर रहे हैं, चूंकि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो पहला मेरा ये इश्यू ये है कि जो आपने सवाल किया उसका भी जवाब में कि जहां सशक्त इंस्टीट्यूशन नहीं है वहां पे आप समझेंगे कि डिस्ट्रेस ज्यादा है, चाहे फार्मर का हो या लॉजिस्टिक्स का हो या परचेज का हो। और आपने कहा प्रोडक्टिविटी की बात, अब प्रोडक्टिविटी में भी आप देखिए जहां कोऑपरेटिव्स अच्छे हैं वहां पे प्रोडक्टिविटी सही है, वेटरनरी सर्विसेज बेहतर है, जो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो या फॉडर हो या कैटल फीड हो, सब ज्यादा सस्ते दाम में और ज्यादा इसी तरीके से उपलब्ध की जाती है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे पास पूरे देश में फार्मर्स का इंस्टीट्यूशन जो सही रूप से काम करते हैं वो कितने हैं, कहाँ नहीं है। जहां नहीं है वहां आप देखेंगे कि डिस्ट्रेस ज्यादा है। दूसरा, सरकार की स्कीम के बारे में आप पूछ रहे हैं। सरकार की स्कीम जनरली लॉन्ग टर्म बनती है, तो अगर कोविड का कोई स्पेशल कंडीशन आ गया तो उसके लिए कोविड स्पेशल कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो पुराने स्कीम है 5 साल के लिए या 10 साल चल रही है उसमें से परिवर्तन करके कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए। तो इसलिए इंडस्ट्री के लिए भी कोविड स्पेशल पैकेजेस बनती है। तो डेयरी सेक्टर के लिए क्यों नहीं बना, ये एक चिंता का विषय है। कम से कम फॉडर सब्सिडाइज कर सकते थे। अब केरल सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि हम कैटल फीड सब्सिडाइज करेंगे। तो थोड़ा बहुत जो किसान का दर्द है उसका एक शेयर सरकार अपने ऊपर ले लें, तब थोड़ी सी ये हो जाएगी। अब उत्तराखंड में मेरे ख्याल से कोई स्ट्रॉन्ग ना कोऑपरेटिव है ना कोई नेशनल लेवल के अमूल या मदर डेयरी के प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। तो कम से कम फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ के वेटरनरी सर्विसेज भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो उत्तराखंड में मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन का अभाव सबसे बड़ा। सोधी साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अमूल ने एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने रखा है एक दुग्ध क्रांति लाने में, और एक कोऑपरेटिव सेक्टर किस तरह से काम करता है। जैसे कि आप खुद ही बोलते हैं कि एक 50 रुपए प्रति किलो अगर दूध बिका है तो उसमें से 40 रुपए कोशिश रहती है कि किसानों तक पहुंचे। तो ये संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि कोऑपरेटिव सेक्टर, जैसे टी नंद कुमार जी भी बोल रहे हैं कि इस तरह के एफर्ट्स करने की बहुत ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि देश भर में इस तरह के एफर्ट्स
पर कितना काम हो रहा है इस वक्त, हम कहाँ हैं? आप लोग जरूर अपनी एडवाइजरी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते होंगे दूसरे राज्यों को। अनिका जी, आपकी बात सही है। श्री नंद कुमार जी एनडीडीबी के चेयरमैन रहे हैं, उनको मालूम है कि कैसे जो एनडीडीबी की संरचना इसलिए हुई कि अमूल मॉडल को रेप्लिकेट करना, जी जो और 70 के दशक में ऑपरेशन फ्लड 1 2 3 में रेप्लिकेट हुआ, और काफी स्टेट्स में अभी भी आप देखेंगे कि लोकल स्टेट ब्रांड नंबर 1 चल रहा है, चाहे वो कर्नाटका में नथरी है, तमिलनाडु में एविन है, राजस्थान में सरस है जी, और ऐसे बिहार में सुधा है। तो देखिए कोऑपरेटिव बने हैं, पर आप जो प्रोग्रेस की बात करें जी तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए इस दुविधा में जो इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो किसान की सहायता के लिए आया वो था कोऑपरेटिव जी। तो अभी आपको ये देखना है, जैसे नंद कुमार जी का, हमको ये देखना है कि जो सरकार के, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके क्या रिसोर्सेज पशुपालन को बढ़ावा देने के एलोकेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जीडीपी में पशुपालन 30% के लिए कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर की जीडीपी। पर जब आप बजट की बात करें तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कृषि के बजट का 4 से 5% ही होता है। अब जब आप खर्चा ही कम कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसको बढ़ावा नहीं मिल पाता। पर मेरे ख्याल से अभी जो कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर में केंद्र सरकार ने कुछ इस बार बजट रखा है इंटरेस्ट सबवेंशन का, वो एक अच्छा है। पर आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से हमको ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे भारत के डेयरी उद्योग में, ताकि ये देखिए दूध उत्पादन ऐसी चीजें में किसानों की डबल या 4 गुना कर सकती, क्योंकि पास्ट एग्जांपल है, और भारत में खपत भी बढ़ रही है। इस वक्त हमारा जो ऑर्गेनाइज डेयरी उद्योग 2.5 लाख करोड़ के करीब है, अगले 10 साल में बढ़ के 12 लाख करोड़ का हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो डेयरी उद्योग ही करता है। तकरीबन 1 लाख लीटर का अगर आप प्रोक्योरमेंट बढ़ाते हैं तो 6,000 जॉब मिलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये डेयरी उद्योग, पशुपालन ऐसा उद्योग है कि जो आप रिसोर्सेज लगाएंगे इमीडिएट इनकम मिलती है, पशुपालक को रोज इनकम मिलती है, और ये हमेशा बढ़ती जाती है, इसमें वेरिएशन भी कम आते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा लॉकडाउन में प्रॉब्लम आई क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध ज्यादा आया तो कमोडिटी का स्टॉक बढ़ा, उसके लिए वो सरकार को चाहिए एक्सपोर्ट के लिए कुछ इंसेंटिव दे, स्पाइट ऑफ डब्ल्यूटीओ कॉम्प्लिकेशन, बिकॉज कोविड में कोई डब्ल्यूटीओ को नहीं मान रहा, भारत सरकार को भी कोविड में डब्ल्यूटीओ की इम्प्लीकेशन मान के एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ी इंसेंटिव देने चाहिए। जी नंद कुमार जी, जैसा कि आर.एस. सोडी साहब ने बात रखी कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, लेकिन बजट में इतनी कमी क्यों? इस पर आप जरूर कुछ पॉलिसी पर्सपेक्टिव से कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए वो ये एक हिस्टोरिकल कारण इसलिए है कि हमारी एग्रीकल्चरल प्लानिंग शुरू हुई थी फूड इनसिक्योरिटी से। तो फूड इनसिक्योरिटी बराबर हमारे पॉलिसी के केंद्र बिंदु रहे हैं, और जब तक हम थोड़े से सरप्लस में आए और एक्सपोर्ट करने लगे 2007-8 में, फिर थोड़ा प्रेशर आ गया वर्ल्ड में, ये फूड क्राइसिस हो गया थोड़ा सा, फिर उससे सेट बैक हो गया। लेकिन अभी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि फार्मर का इनकम हम दुगुना करेंगे। अब दुगुना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अपनी जगह पर है, लेकिन फार्मर का इनकम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? आप धान और गेहूं की खेती से वो बढ़ने वाला नहीं है, वो बहुत जगह पर वो प्रोडक्टिविटी की ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच गई है। अब उससे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालने का कोई मतलब नहीं है, वो सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ है। और डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री यही सब है, थोड़ा 6% के आसपास ग्रोथ बराबर रहे हैं, तो वहां पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? 2-3 चीजें करनी चाहिए। एक तो हमारे कैटल की जेनेटिक इंप्रूवमेंट कैसे करें जी। और उसमें ये कंट्रोवर्सी कहीं कहीं आ जाती है, देशी वैरायटी है कि इंपोर्टेड वैरायटी है, क्रॉस ब्रीड है। अभी तक तो क्रॉस ब्रीड फार्मर ने मांगा है। मेरा ये मानना है कि ये चॉइस फार्मर का रहना चाहिए, हम कौन होते हैं उनको कहने वाले कौन से सही है जी। हम एडवाइस देंगे भाई इसमें ये गुण है ये अवगुण है, आप चूज कर लो, नंबर 1। नंबर 2, फॉडर की बहुत बड़ा इश्यू है हर जगह जी। तो हम फॉडर डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर अभी लगाना चाहिए। फॉडर के बारे में बहुत ही कम
एक्सपेंडिचर भी हुआ है, प्रोग्राम्स भी कम रहे हैं। और कैटल फीड, जैसे आप अमूल के अगर मेंबर हैं तो आपको सही कैटल फीड मिल जाती है, सही दाम पे मिल जाती है। अगर आप यूपी के कोई बैकवर्ड एरिया में है या उड़ीसा में, आपको मिलती नहीं है, प्राइवेट में जो भी मिलता है सही है कि नहीं है पता नहीं, सही दाम है कि नहीं वो भी पता नहीं। सो मेजर इन्वेस्टमेंट इन कैटल फीड आई थिंक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। दूसरा देखिए, वेटनरी सर्विसेज की हालत बहुत खराब है। अब अगर आप अगेन जहाँ कमजोर कोऑपरेटिव्स हैं वहां पे आप जाएंगे तो एक वेटनरी डॉक्टर को मिलने से रहा तो वो बोलेंगे गाय को लेके आप वेटनरी डिस्पेंसरी पे आ जाइए। तो ये आसान नहीं है किसान के लिए। बिल्कुल। तो दिस वेटनरी सर्विसेज, एक्सटेंशन सर्विसेज, लाइफ स्टॉक सर्विसेज, इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको अब करने की जरूरत है। और लास्ट सोडी जी ने जो कहा, प्रोसेसिंग पे, विच ऑफ कोर्स नीड नॉट बी गवर्नमेंट सब्सिडी, इट कैन बी जस्ट कि आप क्रेडिट सही इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल कर दीजिए कॉपरेटिव्स को, प्राइवेट को, इट डजंट मैटर, लेट देयर बी मोर प्रोसेसिंग, अपने आप फिर वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और कॉपरेटिव्स को मैंने अक्रॉस इंडिया देखा है, मेरे ख्याल से 95% ऑफ ऑल द कॉपरेटिव्स 75% से ज्यादा, मतलब कंज्यूमर रुपी अगर 50 रुपये आप कह रहे हैं या 100 रुपये आप कह रहे हैं तो मिनिमम 75 रुपीज किसान को देते हैं। लेकिन ये प्राइवेट में ये शायद नहीं होता है, बट कॉपरेटिव मार्केट में रहने की वजह से प्राइवेट भी अगर उसके आसपास नहीं देंगे तो उनको दूध नहीं मिलेगा। तो मेरा ये है कि हर स्टेट में एक पावरफुल कॉपरेटिव होना चाहिए, मोनोपोली भले ही नहीं हो, लेट देयर बी कंपटीशन and cooperatives know how to compete in the market and it will be in farmers interest। जी, जिस तरह से अभी ये 3 कृषि कानून चल रहे हैं और किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, एक तरह की बेंचमार्किंग की मांग कर रहे हैं, और वो मांग कहीं ना कहीं अभी अनसुनी हो रही है। उसका भी पूरा पर्पस यही है कि पूरा का पूरा सरकार को नहीं खरीदना है, उनका कहना है, मगर अगर प्राइवेट के सामने एक बेंचमार्किंग होगी तो कहीं ना कहीं भाव ओवरऑल ऊपर आएंगे। ऐसे में सोडी साहब, इसी तरीके का स्थिति दूध में भी क्या आपको लगता है कि कोई एक रेफरेंस प्राइस जरूर होना चाहिए? क्योंकि बीच बीच में हम सुनते हैं कि पानी से भी सस्ता हो गया दूध, मतलब दूध के जो किसान हैं उनकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है। कैसे इसमें आप लोगों की तरफ से किस तरह के सुझाव हैं? जैसे कि नंद कुमार जी ने अपने सुझाव दिए, सबसे पहले एक एमएसपी की तर्ज पर आप लोग का कुछ सुझाव है क्या? हालांकि अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर हमेशा से वो बेंचमार्किंग प्रेजेंट करता रहा है मार्केट के लिए। देखिए, कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको मार्केट के हिसाब से डिमांड सप्लाई के सामने प्ले करना पड़ेगा। हम इस वक्त एमएसपी के फेवर में नहीं है, क्योंकि अगर आप एमएसपी दे देंगे और कोई दूध खरीदेगा नहीं, क्योंकि आज मान लीजिए आप एमएसपी कुछ 40 रुपए दूध की कर दे या पॉलिटिकली कुछ भी ऐसे, पर वो खरीदने वाला भी चाहिए। और दूध ऐसी चीज नहीं है गेहूं और चावल की तरफ कि आप महीने 2 महीने में खरीद के एफसीआई की गोडाउन में रख देंगे, ये तो डेली परचेज करनी है। उसके लिए आपका प्रोक्योरमेंट सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेसिंग होना चाहिए और डे टू डे डिस्पोजल होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव भी है, प्राइवेट भी है, अनऑर्गेनाइज भी है। बट मैं ये मानता हूं कि एमएसपी ना हो, पर प्राइस में जो वॉलेटिलिटी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए। जैसे कि बफर स्टॉकिंग कर ले। आज अगर पाउडर के या भाव जब गिरते तो दूध के भाव गिर जाते हैं, तो उस वक्त सरकार के पास बजट होने की बफर स्टॉकिंग करे, और जब वो प्राइस कम्युनिटी के बढ़ने शुरू हो उसे को तो स्टॉक रिलीज करे। तो एक तो वो होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बोला, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ इंसेंटिव देने चाहिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएलआई की स्कीम आई है, पर वो सिर्फ डेयरी में सिर्फ एक मोजरेला चीज पे आई है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अनिका जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में डिमांड बढ़ रहा है, उसके प्रो रेटा प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, थोड़े छोटे मोटे जो करते हैं सरकार की, पर इससे ज्यादा हमको ये देखना है कि भारत की जो ग्रोथ आ रही है ये भारत के किसानों को मिले। अभी इसमें जब डेयरी रिच कंट्रीज भारत पे अटैक कर रहे हैं फ्री ट्रेड के लिए, दूसरे जो फेक डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भारत में मल्टीनेशनल आके अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत की मार्केट बहुत बड़ी है। तो अभी तक सरकार की पॉलिसीज पशुपालकों के फेवर में रही है। हालांकि प्रेशर बहुत आते हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत आते हैं, लॉबिस्ट बहुत काम करते हैं दिल्ली में और बाकी जगह, पर अभी तक भारत सरकार उससे फ्री नहीं है। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में भी जो भारत सरकार की डेयरी के बारे में, पशुपालन के बारे में
आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहे। हम एडिबल ऑयल की लाइन पे ना जाए जहां पे एक टाइम पे हम मोरलेस आत्मनिर्भरता टिल मिड 90s पर कस्टमर की वॉइस सुन के सस्ता तेल देने के लिए हमने इंपोर्ट किया और 60-65%, 70% हम इंपोर्ट डिपेंडेंस होंगे। हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं है, फिर भी हमको एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी कि कंज्यूमर जो आम उपभोक्ता है उसको कहीं ना कहीं दूध सस्ता मिले, इसके लिए एक तरह से मार्केट खोल दिया जाए, तरह तरह के फॉरेन ब्रांड्स आ जाएं, उसमें जो डेयरी में जो वो प्रोसेसिंग अपना जो सारा माल, तरह तरह के सामान है, फैंसी ड्रिंक्स हो गए, उनको लेते हुए जो कंज्यूमर है वो बहुत फैंसी हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मगर कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो छोटे दूध के किसान हैं उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं, मैं देखिए इंपोर्ट्स के खिलाफ नहीं हूँ, इंपोर्ट अलाउड है इंडिया में, जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो वेलकम। जी आप जो मर्जी कीजिए। पहली बात कि आप कंसेशनल ड्यूटी पे जैसे एडिबल ऑयल में करते थे वैसे नहीं करें। इन्वेस्टमेंट मंगवाइए भारत से, टेक्नोलॉजी मंगवाइए, नॉलेज मंगाइए, एक्सपीरियंस मंगाइए, और दूध भारत के किसान का होना है। जी सस्ते जीरो ड्यूटी पे फ्री ट्रेड के अंदर मिल्क पाउडर या बाकी कमोडिटीज को इंपोर्ट करके भारत की जो आत्मनिर्भरता दूध में खत्म नहीं करनी चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया सुझाव। नंद कुमार जी, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि ये सही है, इस वक्त कोरोना काल में दुनिया भर की इकोनॉमीज जो हैं क्रंच हुई हैं और वो सब मार्केट ढूंढ रहे हैं। भारत एक बड़ा मार्केट है, चाहे वो दूध के लिए हो, चाहे वो कृषि के लिए मार्केट हो। ऐसे में जब हमने पास्ट में आरसीपी को बिग नो कहा, तो अब इस वक्त किस तरह से सरकार इस चैलेंज को किस तरह से इससे डील करे कि जैसे सोडी साहब ने कहा है कि जो किसान है उनका इंटरेस्ट सर्वोपरि बना रहे? देखिए, मैं कृषि सचिव भी रह चुका हूँ, डब्ल्यूटीओ में हो या आरसीईपी में हो, जहां भी डिस्कशन होती है कृषि सचिव की तरफ से एक ही चीज बोली जाती थी कि भाई एग्रीकल्चर इन इंडिया इज अबाउट फार्मर्स, इट इज अबाउट देयर लाइवलीहुड्स। ये अगर बॉटम लाइन पकड़ के आप चले, हमारे यहाँ जो कृषि है वो किसान की है और उनकी जीविका की बात है। उसमें कोई भी अटैक हो या कोई भी घाटा हो, कोई भी नुकसान हो, वो कोई भी पॉलिसी हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, तब फिर इंटरनेशनली आप अलाइंड है, कैसे करें नहीं करें तो ठीक है, डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि आप टैरिफ बेस्ड इंपोर्ट्स अलाउ करें। तो हमने बाउंड टैरिफ कर रखी है, उस बाउंड टैरिफ में अभी तक हमको नुकसान नहीं हुआ है, उसको कम न करें। आप जो हमारी बाउंड रेट है वो बाउंड रेट पे अड़े रहिए, कोई अलग कंसेशन देने की जरूरत नहीं है। नंबर थ्री, हम टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग फार्मर तक कैसे पहुंचाए उस पर हमने काम बहुत ज्यादा किया नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिशरी सेक्टर में भी ये सही है, डेयरी सेक्टर में भी ये सही है। अब अमूल एक एग्जाम्पल है की वजह से बहुत सारी चीजें देश में आई, उनके फार्मर जहां हैं वहां लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है, वो सही है। नंदिनी या आविन या सुधा, तो एक 6-7 राज्य हैं जहां पे इस तरह की सुविधाएं डिफरेंट लेवल्स पे उपलब्ध है थ्रू कोऑपरेटिव्स। अमूल का स्टैंडर्ड अभी तक कोई पहुंचा नहीं, नंदिनी थोड़ा बहुत नजदीक में है। तो हम कैसे इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें और टेक्नोलॉजी और फार्मर्स के साथ मिल करके कैसे हम अपनी फार्मर की प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ाएं, ये बॉटम लाइन लेके चिंता करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। कंज्यूमर, देखिए ये बात ये है कि शुरू में मैंने कहा कि अभी चूंकि रिसेशन है या कंप्रेशन ऑफ डिमांड है, आप दूध की डिमांड भी घट गई। तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि फार्मर उतना प्राइस ले लें जिससे कंज्यूमर खरीदे ही नहीं। फार्मर को भी कंज्यूमर की जरूरत है और एनडीडीबी या अमूल के टाइप के जो इंस्टीट्यूशन है बराबर ये देख के करते हैं कि भाई कंज्यूमर को भी ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं कि फार्मर घाटा सह ले। बिल्कुल। तो दोनों आपको देखना है, फार्मर भी प्रॉफिटेबल है, कंज्यूमर को भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो। इट्स अ फाइन बैलेंसिंग एक्ट, अभी तक वो करते रहा है और सरकार में इसमें ना इंटरफियर करे, प्राइस फिक्स करने में, एमएसपी करने में, कंज्यूमर प्राइस फिक्स करने में या कहीं से रिपोर्ट करने में, ये बेहतर रहेगा। और व्हाट इज रिक्वायर्ड क्राइसिस टाइम में, आप मिल्क पाउडर खरीद करके आप 1 मिलियन टन का या
5 लाख टन का आप बफर एक स्टॉक। बफर स्टॉक रखिए। वो भी पूरे खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इंटर सबवेंशन अगर सबको दे देंगे, लोग अपने आप रख लेंगे इसको। ये जी शुगर में हमने कर रखा था 2-3 साल। इंटर सबवेंशन आप दे दीजिए, जिसका दूध पाउडर है वो अपने रख लेंगे और उनका जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो सरकार ले लेगी। 1-2 साल की बात है, फिर वो बेच लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। दूसरी, आप किसान को कैटल फीड में आप सब्सिडी दे दीजिए और इनोकुलेशन, वैक्सीनेशन, अदर वेटनरी सर्विसेज पूरी फ्री की फ्री कर दीजिए। जी इतना में मेरे ख्याल से ये सेक्टर मैनेज हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के बहुत ही अहम सुझावों के लिए। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से आपने स्ट्रांगली रखा कि कोविड का पैकेज क्यों मिसिंग है, डेयरी फार्मर्स की कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा जीडीपी में, उसके बाद उनका बजट उसका क्यों नहीं बढ़ता, जैसे सूरी साहब ने रखा, और टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग फ्रंट पर जो कुछ करना है, अपार संभावनाएं हैं, उनको तलाशने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इन अहम सुझावों को हमारे सामने रखने के लिए। और हम आशा करते हैं कि विश्व दुग्ध दिवस पर ये अहम जो बिंदु हैं वो सामने आए हैं, उनका नीति निर्धारक और जो पॉलिसी मेकर्स, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं, वो सब इसका ख्याल रखेंगे और अंततः जो दुग्ध किसान हैं, दूधिया किसान, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा और वो इस कारोबार में बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।